हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लॉ ऑफ डिमांड, इट इज एजम्पशंस एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल मीडिया ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको आज का हमारा ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक इट। So without wasting much of our time, we will proceed towards today's topic, which is about law of demand, its assumptions and its exceptions. तो बच्चों, आपको पता है जब कोई जो रिसर्चर होता है, जब वो कोई लॉ देता है तो बेसिकली वो जो लॉ होता है वो लॉ दरअसल कुछ assumptions पे बेस्ड होता है और उन्हीं एजम्पशंस की बिना पे हम उस लॉ को स्टडी करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं जिनकी बुनियाद पे ये लॉ जिनकी बिना पे हम इस लॉ को स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पहली एजम्पशन है वो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन एक एजम्पशन की बिना पे कि जो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर जो पॉपुलेशन है, इफ पॉपुलेशन चेंज देन it will bring a change in demand even if price remains the same. So the first assumption of law of demand is size and composition of population remains constant. Next one is income of the consumer remains constant. तो जो यहाँ पे जो दूसरी assumption है इसकी वो ये है कि जो इनकम है कंज्यूमर का that it will remain constant because if there is any change in income, जो डिमांड होती है, डिमांड टेंड्स टू चेंज इवन दो इफ प्राइस इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ इनकम इंक्रीजेस पीपल विल डिमांड मोर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इवन एट ए हायर प्राइस। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड, तो उसमें मैंने कहा कि अगर इनकम चेंज हो जाएगा तो वो किस तरह से डिमांड को इफेक्ट करता है। वैसे ही सेम इज द केस हियर। तो अगर यहाँ पे इनकम लोगों का बढ़ जाता है तो वो क्या करेंगे, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, किसी भी कमोडिटी की वो डिमांड ज्यादा करेंगे इवन इफ द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज वेरी हाई। सो इट इज अनदर assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। जो नेक्स्ट है वो है टेस्ट्स एंड हैबिट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेस्ट है, हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन एंड फैशन जो होती है, दे डू नॉट चेंज, दे रिमेन अनचेंज। क्योंकि अगर जो टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस हैं लोगों की, अगर वो बढ़ जाएंगी, अगर वो चेंज हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डिमांड फॉर गुड्स है देन इट विल अंडरगोज अ चेंज। तो लिहाजा जो टेस्ट्स एंड हैबिट्स होते हैं दैट दे रिमेन कांस्टेंट। जो नेक्स्ट है इसमें वो है नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो जो फ्यूचर प्राइस है उसमें कोई भी चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अगर कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा कि दैट द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल राइज और फॉल इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली जो प्रेजेंट डिमांड होगी वो चेंज हो जाएगी even though if the price remains constant. तो जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की वो ये है कि जो फ्यूचर प्राइस है, फ्यूचर प्राइस हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो फ्यूचर प्राइस है वो चेंज ना हो, तभी जाके जो हम लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स होता है दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ
one of the substitute or complementary goods changes, then definitely it will bring a change in their demand. For instance, if price of tea rises, its demand will fall, but demand for coffee will increase. ये तो जाहिर सी बात है, अगर क्योंकि जो टी एंड कॉफी है दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो अगर एक का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो डिमांड, जो दूसरी की डिमांड है वो फॉल हो जाएगी. तो जो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं वो यहाँ पे कंस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर सकते हैं. और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर प्राइस ऑफ टी जो है वो राइज हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो टी की डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, लेकिन जो डिमांड फॉर कॉफी है वो बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स होता है दैट दे विल रिमेन कांस्टेंट. इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है गवर्नमेंट पॉलिसी. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड फिजिकल पॉलिसीज होती हैं दैट दे शुड नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होने चाहिए, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर सकते हैं. A change in income tax, for instance, may cause change in consumers' disposable income and hence demand. क्योंकि अगर टैक्सेशन इनकम टैक्स जो है अगर वो मतलब गवर्नमेंट का, अगर वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देगी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हाउ डज गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट्स डिमांड, तो आपको पता है कि अगर इनकम टैक्स में चेंज आ जाएगी तो डेफिनेटली इससे जो कंज्यूमर का एक डिस्पोजेबल इनकम होता है वो डिस्पोजेबल इनकम वो चेंज हो जाएगा. और जब डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो जाएगा कि तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड है ये भी चेंज हो जाएगी. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है ये कंस्टेंट यहाँ पे रहेगी. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब हम मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दरअसल अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है. तो व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली मीन्स. तो लॉ ऑफ डिमांड जो है बेसिकली इट वाज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल in one of his important books named as Principles of Economics. तो Principles of Economics मार्शल ने एक बुक लिखी थी, ये उसकी एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन तस्वुर की जाती है. तो इस बुक में उसने लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट दिया था. तो उस किताब में, उस बुक में जो मार्शल है उसने इस लॉ को इस तरह से डिफाइन किया था. अदर थिंग इज बीइंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स अब आपको समझ में आया. इनकम, जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन है, ये सारी जो थिंग्स हैं दे विल रिमेन कांस्टेंट. स्मॉलर इज क्वांटिटी डिमांडेड, either lower the price of the commodity, large is the quantity demanded. अगर एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है हमें कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उस कमोडिटी की हम क्वांटिटी जो है उसको कम डिमांड करेंगे. और इसी तरह से अगर उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस कमोडिटी की एक लार्ज क्वांटिटी को डिमांड करेंगे. तो ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है. तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है, बेसिकली इट डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन प्राइस. बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है कि जो एक कंज्यूमर होता है जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो इस प्राइस के चेंज हो जाने से एक कंज्यूमर की जो बिहेवियरल डिमांड होती है उस पर क्या असर पड़ेगा. यानी कि जो लॉ ऑफ मार्शल का जो लॉ ऑफ डिमांड है, बेसिकली इट एक्सप्रेसेस और डिस्क्राइब्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. यानी कि जो डिमांड होती है, हाउ डिमांड चेंजेस when price changes, or when or we can say that when price increases demand decreases, and when price
डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, दैट इज डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, दैट इज डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम इस नतीजे पे डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि ये जो लॉ है, इस लॉ ने बेसिकली एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें दी थी बिटवीन प्राइस एंड डिमांड की। यानी कि जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उस अगर आपका आप से लेट अस सपोज कि अगर आपकी डिमांड है कि हमारे पास एक लैपटॉप हो, तो जब आप इस लैपटॉप का जो प्राइस है, जब वो प्राइस बढ़ जाएगा तो जो लोग हैं उसको कम डिमांड करेंगे। इसी तरह से अब जब इसका प्राइस कम हो जाएगा तो जो लोग हैं वो उसको ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम इस लॉ को थोड़ा एक डायग्राम और शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल और डायग्राम के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है से ये ऑरेंज की डिमांड है। यहाँ पे हम ऑरेंज का यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, क्वांटिटी डिमांड आप नीचे लिखिएगा ऑरेंज, यहाँ पे हम प्राइस ऑफ ऑरेंज लेंगे। देखिए जब प्राइस ऑफ ऑरेंज 5 रुपीज होता है तो हम 100 यूनिट्स इसके मतलब यहाँ पे हम 100 केजीज भी हम यहाँ पे मांग के चल सकते हैं। तो देखिए अब जब 5 जब जो प्राइस जो है जो नीचे आ रहा है, आप यहाँ से डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिए कि जो डिमांड है वो राइज हो रही है, यानी एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, हम 100 ही डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब कंज्यूमर को अब पता चला कि जो प्राइस है वो कम हो रहा है तो उसने अपनी डिमांड जो है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ओके, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ये मतलब आप डायरेक्टली इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक जो है वो कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको थोड़ा एक डायग्राम के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए जब हमारा प्राइस जो है वो 5 है, तो यहाँ पे देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। जब प्राइस 4 है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो 200 है। अब यहाँ पे प्राइस जब 3 पे चला गया तो देखिए यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए द above table shows that when the price of say orange is ₹5 per unit, तो हम 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। इफ द प्राइस फॉलोज टू ₹4, तो हम डिमांड अपनी जो है वो बढ़ा रहे हैं, हम उसको 200 पे ले रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जब ₹1 तक आप प्राइस गिर गया तो हमारी डिमांड जो है वो 600 यूनिट्स तक इंक्रीज हो गई। तो ऑन द कंट्री अगर हम यहाँ पे अब कंट्री देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जब यहाँ से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए जो प्राइस है वो 1 से 2 चला गया, फिर 2 से 3 चला गया, यानी पर यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में एज पर लॉ ऑफ डिमांड। तो इन द फिगर जो पॉइंट पी ऑफ द डिमांड करो डी है शोज डिमांड फॉर 100 यूनिट्स at ₹5 as the price falls from ₹4, 3 and 2 and 1, the demand rises from 200 to 300 to 400 and 600 units respectively. This is clear from points Q, R and S and T. Thus the demand curve जो होती है ये शो करती है कि increase in demand of orange when price falls. This indicates the inverse relationship between price and demand. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम जो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।